राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप लोगों के इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय संविधान। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद हुए हैं। मैं सबसे पहले सुशील पासी जी से निवेदन करूंगा कि वे माला के साथ तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के विधायक और हमारे पूर्व प्रत्याशी आदरणीय और हमारे चेयरमैन साहब उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे विधानसभा के प्रभारी सहयोग करें। मोहम्मद इलियास मन्नी जी भी सहयोग करेंगे। माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे चेयरमैन मोहम्मद इलियास मन्नी साहब भी परमेन पाल गुलाटी जी, हनुमान जी, जितेंद्र पासी जी, योगेश जी, प्रशांत जी, सुरेंद्र विक्रम जी, हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग माला पहनाकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। इसके बाद यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं। हमारे बीच में हनुमान अंबेडकर जी को बुलाऊं उससे पहले मैं हमारे चेयरमैन शत्रुघ्न सोनकर जी संविधान की किताब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भेंट करेंगे। मैं उनको निवेदन करता हूं कि हमारे शत्रुघ्न सोनकर जी को कियामे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को संविधान की किताब भेंट करें। हमारे बीच में रायबरेली के चेयरमैन शत्रुघ्न सोनकर जी इसके बाद संविधान की किताब भेंट करेंगे। अब मैं हनुमान अंबेडकर जी से निवेदन करूंगा कि वे आवे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, लाल सलाम। हमारे रायबरेली जिले में माननीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करते हैं और इस रायबरेली की जनता आपको प्रणाम करती है। इस रायबरेली धरती में आप आए। हमारे बीच में हमारे करोड़ों साथी, कई दोस्त जो अरुण अंबेडकर, सुनील अंबेडकर, जितेंद्र पासी, योगेश सर, कई साथियों ने रात दिन मेहनत करके लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और इस रायबरेली की धरती पर जिस प्रकार एक दहशत फैलाई जा रही है, पूरे गरीब समाज में, एससी एसटी माइनॉरिटी और गरीब सवर्ण समाज में पंचवटी परिवार चाह रहा है हर ग्राम सभा में 2-2, 4-4 गुंडे तैयार किया है। वो नहीं चलेगा और एक गरीब जनता जान रही है। साथ बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हमारे रायबरेली जिले में आए हैं और इस गरीब जनता से एक बार संकल्प लेते हैं कि 20 तारीख को दिखा देना है कि आप लोग रायबरेली से पीएम भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे आदरणीय सुशील पासी जी को आवें और स्वागत करें। परम श्रद्धेय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
हम सबके प्रेरणा पर परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रायबरेली की धरती पर आए हैं। हम रायबरेली निवासी के लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे और उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव संगठन के आदरणीय वेणुगोपाल जी हमारे बीच में हैं और हमारे उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी हैं आदरणीय अविनाश पांडे जी हमारे बीच में हैं, राष्ट्रीय सचिव जी जो धीरज गुरज जी हैं। मैं आप सभी लोगों का इस रायबरेली की धरती धन्यवाद देता हूं, क्योंकि गांधी परिवार से रायबरेली का एक ऐसा रिश्ता था। सोनिया गांधी जी के पास जो त्याग की मूर्ति थी, उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि इस रायबरेली के जनपद में रायबरेली का रिश्ता क्या होगा। मैं धन्यवाद दूंगा मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि उन्होंने इस रायबरेली के गांधी परिवार से रिश्ता जोड़े रखा और हमें देश का ऐसा नायक दिया, जन नायक राहुल गांधी, जो न्याय की लड़ाई और हमको आपको देने के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं कि रायबरेली जनमानस का एक एक कार्यकर्ता, हर जाति धर्म के लोग, हर पार्टी के लोग, सब लोग मिल करके इस न्याय और अन्याय की लड़ाई और संविधान को बचाने की लड़ाई में दिन रात एक करेंगे और आपके जन नायक राहुल गांधी को हम लोग देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये रायबरेली की जनता ने संकल्प लिया है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी नामांकन में हमें मिले थे और उन्होंने कहा, सुशील पासी तेरा पेट बहुत आगे है। खड़गे साहब जो है जब 85 साल की उम्र में पूरे देश के कोने कोने में दौड़ रहे हैं, तो रायबरेली का एक एक बच्चा अब इस बूथ की रक्षा करेगा और रायबरेली में हर बूथ को जिता करके जन नायक राहुल गांधी को जिताने का संकल्प लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष पंकज तिवारी जी से निवेदन करूंगा कि वे आवे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। धन्यवाद भाई मोहम्मद जफरुल जी। गांधी परिवार की कर्मस्थली पर, इस रायबरेली की पावन धरती पर हम सबके मार्गदर्शक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हम इस रायबरेली जनपद में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी का भी हम इस रायबरेली की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करते हैं और हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय केसी वेणुगोपालन जी का हम इस रायबरेली की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मंच पर मंचासीन हमारे सुरेंद्र विक्रम सिंह जी, हमारे हरचंदपुर के विधायक राहुल लोधी जी, प्रवीण पाल गुलाटी जी, अजीत सिंह जी, आदरणीय धीरज गुर्जर जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम मंच पर नेतागण और सामने बैठी देवतुल जनता। हम आज आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुनने के लिए आए हैं। आप खाली इतना हम आपसे सबसे कहना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आपके सामने खड़ा है, आप सभी लोग जानते हैं कि लोगों की जमीन पर कब्जा करने वाला वो व्यक्ति है, लोगों के थाने पर प्रताड़ित करने वाला वो व्यक्ति है। अगर आप अमन चैन से रहना चाहते हैं तो आप सब लोग, हम लोगों के देश के जन नायक आदरणीय राहुल गांधी जी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। धन्यवाद। इसी क्रम में हम हरचंदपुर के विधायक भाई राहुल लोधी जी से निवेदन करेंगे कि हमें और अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, वरिष्ठगण और हमारे सम्मानित जनता, हम आपसे अनुरोध करेंगे और हम जानते हैं कि आप पूरी ताकत लगाने वाले हो और हम चले आ रहे थे रूपखेड़ा हरचंदपुर से, लगे थे भारतीय जनता पार्टी के झंडे और मुझे पूरी उम्मीद है जितने झंडे लगे उतने वोट तक नहीं पाएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। बताओ, आप बताओ, आज आप एक परिवार का सदस्य यहां खड़ा है, एक परिवार का सदस्य यहां खड़ा है, एक परिवार के सदस्य खेतों में डंडा लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है? तो आप हाथ खड़ा करके बताइए, इन सांड वालों को भगाना है कि नहीं भगाना है? पूरी ताकत लगा दीजिएगा और
हम आपसे अनुरोध करेंगे। ये कहते हैं कि राहुल लोधी गांव में घुस नहीं पाएगा, ये कहते हैं हनुमान अंबेडकर गांव में घुस नहीं पाएगा, ये कहते हैं अरुण यादव गांव में घुस नहीं पाएगा। अगर आज हम नहीं घुस पाएंगे, कल हम सबको घुसने नहीं दिया जाएगा, कल हम सबको घुसने नहीं दिया जाएगा। ये लड़ाई आपके बच्चों की है, हमारे भविष्य की है। कल हमारे बच्चे बड़े होकर ये ना बोलें कि पापा मम्मी भैया भाभी दीदी, जब हमारा संविधान खतरे में था, हमारे लोग खतरे में थे, हमारे जमीनें बिक रही थी, हमारे जमीनों को कब्जा किया जा रहा था, हमारे प्रधानों को परेशान किया जा रहा था, हमारे कोटेदारों से कोटा छीना जा रहा था, तब आप लोग कहां थे? तो ये लड़ाई आपके वोट की ताकत है, आपके लोगों की ताकत है, आपके बच्चे भविष्य की ताकत है। हम सब आपके साथ हैं, हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे। हम आपसे ये भविष्य बचाने का चुनाव है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब 5 साल मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री अपना घर छोड़ा, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्होंने गंगा जल से धुलवाने का काम किया था कि नहीं किया था? आप बता दो। तो आपसे अनुरोध करते हैं, इनकी मंशा आप जान लीजिए। ये इतनी नफरत करते हैं हम लोगों से। ये हमारे आरक्षण बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, और जो संविधान को खत्म करने करेगा उसकी जमानत जब्त करने का काम हम लोग करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, पूरी ताकत लगा दीजिएगा, एक एक वोट की ताकत लगा दीजिएगा। हम आपके साथ हैं, आपके भविष्य के साथ हैं। उसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बुलाऊं, उससे पहले अजय सिंह गुलाटी जी, दिनेश सिंह, दिनेश चिकना जी, सौरभ अवस्थी जी, श्रीनिवासन जी मिलके अंगवस्त्र भेंट करेंगे और माला पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व प्रत्याशी भाई इंद्रेश विक्रम जी से कहेंगे कि आप माननीय खड़गे साहब को मंच पर माइक पर आज के प्रचार के वक्त ये इस मंच पर बैठे हुए संगठन महासचिव श्री के.सी. वेणुगोपाल जी, हमारे प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी, सचिव धीरज गुर्जर जी, जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी जी, सपा विधायक राहुल लोधी जी, सुशील पासी जी, सुरेंद्र विक्रम सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास, ममता भूपेश जी, इंदिरा मीना जी, अजीत सिंह विधानसभा प्रभारी, शत्रुघ्न सोनकर, मोहम्मद इलियास, प्रमोद पाल सिंह, सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष एवं मंच पर बैठे हुए मेरे सारे दोस्तों और यहाँ पर जो जमा हुए हैं मेरे माताएं, भाई बहन और युवा मित्र और मीडिया के मेरे दोस्त, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये कोई छोटी मोटी चुनाव नहीं, ये कोई
एमएलए का इलेक्शन नहीं, जिला पंचायत का इलेक्शन नहीं, ये कोई म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन नहीं, ये तो देश के भविष्य को बनाने का चुनाव है। और इस देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी, गरीब, किसान, इनको बचाने का चुनाव है। अगर इसमें कोई भूल हो गई तो समझो फिर मनु इस देश में पैदा होगा और मनुस्मृति की राज्य चलेगी, संविधान का राज्य बंद होगा। इसीलिए ये चुनाव आपको किसी तरह हमारे युवा नेता रायबरेली से जो लड़ रहे हैं वो बहुत ही गरीबों के बारे में हमदर्दी रखने वाले हैं। वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। जैसा कि मोदी हमेशा दूसरों के लिए श्राप देते रहता है, लेकिन गरीबों के लिए लड़ने वाला एक महान नेता राहुल गांधी जी है, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चला। कोई है व्यक्ति ऐसा, कोई किसी पार्टी में पैदल हजारों किलोमीटर चले, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक चले और उन्होंने सभी गरीबों का दुख और दर्द समझ के सब बूढ़ों से मिले, बड़ों से मिले, माताओं से मिले, बहनों से मिले, विद्यार्थियों से मिले और सभी किसानों से मिले और जो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनसे मिले और जितने भी हमारे जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, उनसे भी मिले। तो ये पूरे हिंदुस्तान का जो पूरा डाटा है, जो पूरा इंफॉर्मेशन है, लोगों की हालत क्या है, ये सब जानने के लिए उन्होंने खुद पैदल निकला। रायबरेली का वो शहर है और हिंदुस्तान का शहर है और देश के लिए लड़ने वाला एक सिपाही है। उस सिपाही की अगर आप हिफाजत करेंगे तो पूरी देश की हिफाजत होती है, सिर्फ रायबरेली की नहीं, अमेठी की नहीं, यूपी का नहीं, सारे देश की हिफाजत होती है। इसीलिए तो वो लड़ रहे हैं। कई के लिए लड़ रहे हैं? गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। उनके घर में तो हर कोई आदमी इस देश के लिए कुर्बानी दी और रायबरेली तो उनके लोगों के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन्हों तो इसको संभाला ही, लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी जी, फिरोज गांधी जी, ये सब लोग आपके तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि ये रायबरेली हमारी कर्मभूमि है, हम यहीं से लड़ेंगे, यहीं पर लोगों को अपना मार्गदर्शन करेंगे। और भाइयों, मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि गांधी परिवार ये सत्ता के लिए नहीं लड़ रही है। अगर सत्ता के लिए लड़ते
तो सोनिया गांधी कभी की इस देश की प्रधानमंत्री बनती थी। जब 2004 में हमको मेजॉरिटी मिला और सभी पार्टियों ने मिलके उनसे कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री बनो, तब उन्होंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहती हूं, मैं देश की सेवा करना चाहती हूं, लोगों की सेवा करना चाहती हूं और लोग जो परेशानी में है उनकी मदद करना चाहती हूं। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। है ऐसा कोई लीडर? आज जो कुछ मिलता है पहले लेने वाले लोग हैं, सत्ता के लिए झगड़ने वाले लोग हैं। इसलिए ये प्रधानमंत्री कब के बनते थे? जब 209 में उस वक्त भी हमको जब मेजॉरिटी मिली थी, उस वक्त भी सोनिया गांधी जी को सभी ने कहा और आप इस देश के अपने इस प्रधानमंत्री पद को संभालो। उस वक्त भी उन्होंने कहा नहीं, जो इस देश को आर्थिक स्थिति में अच्छी तरह लाने वाला एक अर्थशास्त्रज्ञ मनमोहन सिंह है, वही कंटिन्यू करने दो, ये सोनिया गांधी जी ने कहा। इसको कहते हैं त्याग। और उनके घर में तो बलिदान भी दिए। देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी जी ने 32 गोलियां अपने छाती में उनके छाती पे समाए, मार दिए 32 गोलियां। उसको छन्नी छन्नी हो गई थी इंदिरा गांधी जी का। ऐसी जो महान नेता कई के लिए लड़ी, इस देश को एक रखने के लिए, सत्ता पैसा कमाने के लिए नहीं। ऐसा तो इस देश के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 98% अपनी संपत्ति कांग्रेस पार्टी को और देश को समर्पित किया। और आप उनको कहते हो, और मुझे हंसी आती है कि जिस देश को बचाने के लिए अपने जान दे रहे, उनको मोदी जी टिंगल उड़ाते हैं, मोदी जी टीका करते हैं। अरे भाई, मां के रास्ते पे चलने वाला बेटा राजीव गांधी, वो इस देश को एक रखने के लिए उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन एक महिला ने उनके गले में माल डालने के लिए जाकर, माला पहनने के लिए जाकर, जो उन्होंने कंबर में एक मानव बम बंध लिया था, और वो मानव बम गले में हार डालते वक्त उड़ा दिया और राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े 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 हो गए। हाथ एक तरफ, उंगली एक तरफ, सर एक तरफ, पैर एक, वो जोड़ना भी मुश्किल था, पहचानना भी मुश्किल था। ऐसे महान लोग इस रायबरेली में पैदा हो गए, और वो लोग इसकी उसीलिए तुम्हारी पहचान पूरे हिंदुस्तान में है, पूरे देश में है। आदमी को उसी वक्त पहचाना जाता है कि जो लोग समय के अनुसार पीछे खड़े होते हैं, साथ खड़े होते हैं, उनको सभी को लोग बड़े गर्व के साथ देखते हैं। मैंने 53 साल से चुन के आ रहा हूं। एक बीच में एक इलेक्शन मेरा छूट गया 19 में, नहीं तो बाकी 72 से लेकर अब तक मैं पॉलिटिक्स में जिंदा हूं। इसीलिए जिंदा हूं कांग्रेस पार्टी के वजह से।
और हमको एक देखना है, जो लोग इस देश के लिए अपनी जान देते हैं, वैसा ही राहुल गांधी वहां से निकलकर रात दिन बारिश हवा ठंडी गर्मी सब में फिरे। कई के लिए उनके पास आराम से रहते थे, लेकिन उन्होंने आराम नहीं लिया। उन्होंने यही कहा, मुझे इस देश के संविधान को बचाना है, इस देश के बाबा साहब अंबेडकर ने जो लिखा है इस संविधान को मुझे बचाना है, इसीलिए मैं संविधान को बचाऊंगा, लोकतंत्र को बचाऊंगा और सामान्य जनता की जितनी भी तकलीफात है उसको मैं लेकर उनके समस्याओं को सुधारूंगा। ये उनकी हट है, जिद है। ऐसा नेता इस रायबरेली में है और उन्होंने अपना पूरा खून पसीना एक करके सब तरफ वो घूम रहे हैं और दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान में हर स्टेट में जा रहे हैं, हर रैंक के पास पहुंच रहे हैं। गठबंधन के लिए उन्होंने सबको इकट्ठा किया। मुझे भी यही कहा कि सबको बुलाओ, एक करो, तो मेरे घर में मीटिंग हो गई और सब पार्टी के नेताओं को एक एक करके हमने बुलाया और गठबंधन किया। आज गठबंधन होने से मोदी डर रहे हैं और कह रहे हैं 400 पार। अरे 400 पार, ये मजाक है। ये तो नहीं बोले, ये खुदकिस्मती है हमारी, 600 पार नहीं बोले, क्योंकि संविधान में जो लिखा हुआ है 543 पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, लेकिन 400 600 कुछ भी बोलते हैं। अभी बोल रहा है, अभी इलेक्शन तो तीन फेज में है। अरे 4 हो गए, अभी 3 फेज में है बोले तो क्या है, आगे का ना। तो अभी 3 फेज है, उसके पहले ही बोल रहे हैं 300 पार हो गए, अब थोड़ा ही बचा। लेकिन लोग उतने बेखौफ नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इस बार आपको भगा के छोड़ेंगे और आप यहां से निकल के जाएंगे। दिल्ली की गद्दी गठबंधन को आएगी, गठबंधन के लोग निर्णय लेंगे और गठबंधन का सरकार दिल्ली में बैठ जाएगा 4 तारीख को। और हम चुप का चुप नहीं बोलते, हम कोशिश कर रहे हैं। ये इलेक्शन हम नहीं लड़ रहे, ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, जनता लड़ रही है। आप लड़ रहे हो, मेरी माँ लड़ रही है, मेरी बहन लड़ रही है और यहाँ बैठे हुए भाई वो लोग लड़ रहे हैं। क्यों? उनको हिफाजत करना है लोकतंत्र को, उनको हिफाजत करना है संविधान को, उनको हिफाजत करना है जो हमारे मूलभूत हक है, बुनियादी हक है संविधान में, उसको, उस बुनियादी हकूकों को कायम रखने के लिए वो लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ये जनता की लड़ाई है, हम नहीं लड़ रहे, हम उनको मदद कर रहे जनता को। और मोदी जी की लड़ाई क्या है? अमीर लोग उनके साथ है, अमीरों की लड़ाई वो करते हैं, गरीबों की लड़ाई हम कर रहे हैं। तुम हमारे साथ हो, वो अमीर के साथ है ना? है या नहीं? मोदी जी अमीरों के साथ है या नहीं है? और लोग ये समझते हैं, अरे प्रधानमंत्री होके मोदी कभी झूठ नहीं बोलेगा, बहुत सच बोलता है। प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलेगा? ये बहुत से लोग
जो मोदी 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 बोलते ना, उनके दिमाग में क्या गया मुझे मालूम नहीं। अरे सबसे झूठा अगर कोई है हिंदुस्तान में, ये पहला प्रधानमंत्री है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं या उनको कम दिखाने के लिए नहीं। हमने कहा कि देश के लिए कुछ करके दिखाओ, जैसा कि हमारे नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, सोनिया जी ने यहां पर बहुत से काम किए। बताओ एक काम तो अमेठी में, रायबरेली में नया हुआ है, या आप हाथ उठा के बोलो हुआ है? नहीं हुआ। और मोदी जी खूब तारीफ करते हैं अपने राजा लोगों की और अपने लोगों की बहुत तारीफ करते हैं। शुरू के इलेक्शन में उन्होंने क्या कहा? भाइयों और बहनों, मुझे आप चुन के लाओ, इस देश का प्रधानमंत्री बनाओ। मैं जो विदेश में काला धन है, जो कांग्रेस का है, वो दूसरों का, वो पूरा मैं लाके हिंदुस्तान में लाऊंगा। हर एक के जॉब में 15-15 लाख डालूंगा। ये बोले या नहीं बोले? बोल दिए। ये सच है झूठ है? दिए 15 लाख, 15 लाख मिले माता। ये कैसा अगर झूठ बोलता है प्रधानमंत्री? आप लेकर झूठ बोल रहे हो। हाँ, वो प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोल? ठीक है, एक झूठ। दूसरी बात उन्होंने कही, युवाओं, नौजवान साथियों, आप मुझे मदद करो, मैं आपको हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। ये बोले या नहीं बोले? 2 करोड़ नौकरियां मिले? नहीं मिले। ये झूठ है, ये भी झूठ है। फिर तीसरा बोले, मैं आप लोगों को, किसानों को तुम्हारी आमदनी दुप्पट कर दूंगा। दुप्पट कर दिए? किसानों की आमदनी दुप्पट हो गई? नहीं हुई। अरे वो तो बोले मैं आपको दुप्पट करूंगा आपकी आमदनी, लेकिन हमारी आमदनी तो दुप्पट करने का छोड़ो, लेकिन फर्टिलाइजर पे, ट्रैक्टर पे, डीजल पे, पेट्रोल पे, सबके ऊपर टैक्स बढ़ाया। इतना टैक्स बढ़ाया, गरीब परेशान है। हमारे माताओं को भी बोला, हमारे माताएं जब चूल्हे के सामने बैठते हैं, जब लकड़ी का चूल्हा जलाते हैं, और जो गोबरी का, क्या बोलते हैं आपके पास, हाँ उपला, ये जब अपने चूल्हे में डालते हैं, उनके आंखों से धुआं निकलता है, उनके आंखों से पानी निकलती है। मैं देखकर परेशान हो गया, इसीलिए मैं एलपीजी सिलेंडर फ्री कर दूंगा। अब सिलेंडर की कीमत क्या हो गई है? 1100। ये मोदी का, ये भी झूठ है सच है? 1100 कर दिया, ये सच है ना? तो ये मोदी के देन है। अगर मोदी फिर से आए, ये सब तो ऊपर कर ही दिए हैं, और अभी भी ये बोलते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ भाई, मुमकिन है। क्या मुमकिन है? पेट्रोल का दाम बढ़ाना मुमकिन है, गैस का दाम बढ़ाना मुमकिन है, और फर्टिलाइजर का दाम बढ़ाना मुमकिन है, तेल का दाम बढ़ाना मुमकिन है, आटे का दाम बढ़ाना मुमकिन है, और जो औषध मारते हम अपने क्रॉप्स को, उसका औषध मारने का वो भी डबल हो जाएगा। अब डबल हुआ है। अरे तुअर की दाल 80 रुपए थी और 128 हो गया।
ये भी मुमकिन है अगर आप कंटिन्यू करें। ये सब मुमकिन है। मोदी है तो ये सब मुमकिन है। अगर हम हैं, हमने नरेगा लाया या नहीं लाया? हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट ये हमने लाया। हमारे लोगों को जो भूखे मर रहे थे उनको सोनिया गांधी जी ने अपना एक फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके उनको, बहनों को, भाइयों को, सबको उन्होंने अन्न दिया। और ये बोलता है कि मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे रहा हूं। मुफ्त दे रहे हैं? अरे हमारा कानून है। हमारे कानून रहने के वजह से आप 5 केजी दे रहे हो। हम अगर हुकूमत में आए हम डबल देंगे, 5 के बजाय 10। हमारा, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मुफ्त शिक्षण का हमने बोला, किया। नरेगा का बोला, हमने किया। और उसी तरह से हर चीज हम जो बोलते गए सोनिया गांधी ने कर दिया। और आज फिर हम ये कहेंगे कि जो हमारे वायदे हैं, जो हमारे पक्के वायदे हैं, वो जरूर आपको मिलेंगे। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, हमारे माँ बहनों को, माताओं को, ये हमारी गारंटी है। और राहुल जी, हम मिलके कार्ड पर हमने साइन करके दिया है। क्या साइन किया है? हमने युवाओं को न्याय देने का, महिलाओं को न्याय देने का और किसानों को न्याय देने का, ये हमने वायदा किया है। ये वायदा हम पूरा करेंगे। भाइयों, हमारे जो लोग हैं, चंद लोग खास करके, हम बोले नारी न्याय 1 लाख रुपए हर साल महिला को देंगे जो महिला उस घर में बड़ी होती है। 1 लाख, बजाओ ताली। 1 लाख क्या ये मोदी देगा? दूसरा, 1 लाख हमारे युवाओं को उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनको ट्रेंड करने के लिए हर महीना 8,500 रुपए देंगे उनके 1 साल ट्रेनिंग करने के लिए। हम किसान न्याय, ये कर्ज माफ करने का हमने निर्णय लिया। मोदी जी ने 16 लाख करोड़ रुपए, कितना? 16 लाख करोड़ रुपए अमीरों का कर्जा माफ किया, गरीबों का कुछ नहीं किया, किसानों का कुछ नहीं किया। हम सत्ता में आने के बाद कर्ज माफ करेंगे किसानों का। जैसा पहले हमने 72,000 करोड़ रुपए सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी किए थे, वैसा हम फिर से करेंगे। यही हमारा आपको वायदा है। ये वायदा निभा के रहेंगे। 400 नरेगा में अब 250-300 रुपए मिल रहा। 400 रुपए प्रतिदिन नरेगा में हम अपने माँ बहनों को जो काम करते हैं, भाइयों को हम देंगे, बढ़ाएंगे। ये गरीबों के प्रोग्राम है। जाति गिनती का भी हम काम कर रहे हैं और उसमें जो भी गरीब लोग हैं उनको पहचान कर हम उनको मदद करेंगे। और पहली नौकरी पक्की करेंगे। भर्ती भरोसा, 30 लाख नौकरियां खाली हैं। मोदी जी सो गए हैं। अरे 30 लाख नौकरियां, उसमें से 15 लाख नौकरियां
दलितों को मिलते हैं, दलितों को क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर वो नौकरी दिए तो दलित लोग पक्के हो जा, पक्की नौकरी के साथ पक्का हो जाएंगे और उनका संसार अच्छा चलेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी। तो इसीलिए वो नहीं चाहते कि ये 30 लाख नौकरियां भरना। बैकवर्ड्स को भी देते हैं, शेड्यूल कास्ट को देते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को देते हैं और इकोनॉमिकली वीकर जो अपर कास्ट में भी है उनको भी 10% है। ये सबके छीन लेके बैठे हैं। सब या तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी या तो डेली वेजेस पे, क्योंकि वो परमानेंट नहीं होना, वो सशक्त नहीं होना, वो मजबूत नहीं होना। ये इरादा बीजेपी का है, मोदी साहब का है। हम आते ही वो पक्का करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो 30 लाख नौकरियां हम भर्ती करके रहेंगे, उसमें 15 लाख ये वीकर सेक्शंस को मिलेगा। ये हमारा तय है। सही दाम देने का, महालक्ष्मी का प्रोग्राम और उसी के साथ श्रम, मैंने कहा कि 400 रुपए देने का और गिनती करने का, ये बहुत से है। 25 गारंटी हमारी है, 5 न्याय हैं। इसके ऊपर पूरा पूरा हम काम करेंगे और इसीलिए तुमको भरोसा दिलाने का काम हमने किया। इधर मैंने साइन किया, इधर राहुल गांधी ने साइन किया, हम दोनों लोगों ने साइन करके आपके सामने रख रहे, ये हमारी गारंटी है। तो आप इसके ऊपर काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी जो हमारे नेता है, वो हमेशा गरीबों के तरफ रहकर काम करते हैं और मणिपुर जैसे एरिया में वो जाके आए, लेकिन प्रधानमंत्री कभी नहीं गए, अभी भी नहीं जा रहे। 14 देशों को गए, इतना गड़बड़ चल रहा है। और इलेक्शन भाषण तो इतना करे पूछो मत। अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, वो आए हमारे गुलबर्गे में, मेरे कॉन्फ्रेंस में आए, वहां एक मीटिंग करे, तब से मीटिंग शुरू है उनके। अरे भाई, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, खाने के लिए कुछ इंतजाम करो। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के लिए कुछ इंतजाम करो। उसके तरफ ध्यान नहीं है, ध्यान सिर्फ उनका सत्ता के ऊपर है। जो सत्ता सोनिया गांधी ने ठुकरा दी थी, उस सत्ते पे इसका आंखें हैं। और ऐसे लोगों को फिर अगर कोई वापस लाने की कोशिश किया तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब लोगों के साथ, किसानों के साथ धोखा है। आप धोखा कर रहे हैं। अगर गलती से भी अगर कोई बीजेपी को वोट डालेगा तो वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ डालेगा, वो आदिवासी के खिलाफ डालेगा और बैकवर्ड के खिलाफ जाएगा। अपर कास्ट भी है तो गरीबों के खिलाफ। लेकिन इसको हम लोग देखना चाहिए, ये मजबूती से लड़ना है। इसीलिए तो मैं पहले ही बोला कि हम काम करने वाले लोग हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम अमीरों के साथ नहीं है। अमीरों के साथ बीजेपी और आरएसएस और ऊपर से मोदी साहब, ये तीनों हैं। और वहां से मदद वो लोग देते हैं, मदद वो लेते हैं और हमको टीका करते फिरते हैं। तो ये आपके पास ये तो होंगे, मैं गिनता हूं क्योंकि मेरे को भी एक बार मालूम होने दो। जिला अस्पताल लालगंज बना, कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना या नहीं बना?
रेल कोच फैक्ट्री बनी, किसके जमाने में बना? एनटीपीसी बनी, किसके जमाने में बना? एम्स बना, कब बना? कांग्रेस के जमाने में बना। स्पाइस पार्क बना, कांग्रेस के जमाने में बना। शारदा नहर बनी, कांग्रेस के जमाने में बनी। गंगा ब्रिज बना, कांग्रेस के जमाने में बनी। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट बना, कांग्रेस के जमाने में बनी। राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी बनी, वो कांग्रेस के जमाने में बनी। निफ्ट बना, कांग्रेस के जमाने में बना। फिट बना, फड्डी बनी, कांग्रेस के जमाने में बना। इतने कई सारी चीजें हैं। हमने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में ये बनाए। तुम्हारा काम बताओ भाई मोदी जी, कौन सा काम तुम हमें दिए और रायबरेली और यूपी में लोगों के फायदे के लिए किए हैं, ये बताओ। कहीं गए अपनी ढोल बजाते हैं। खड़गे जी ने राम मंदिर के इनविटेशन को ठुकराया, फलाने ने ठुकराया। अरे हम ठुकराते? हर जाति धर्म का सम्मान करने वाले लोग हम हैं, सम्मान करते हैं, उनकी आस्था है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वो कहते थे मेरे 3 गुरु हैं, 3 गुरु में मेरा पहला गुरु है, मालूम है? नहीं, झंडा लगा, ये लगा, ये भी मालूम। महात्मा गौतम बुद्ध ये मैं पहले गुरु, उन्होंने कहा। मेरा दूसरा गुरु संत कबीर, मेरा ये दूसरा गुरु बाबा साहब अंबेडकर ने कहा। मेरा तीसरा गुरु मार्गदर्शक महात्मा फुले, उन्होंने कहा। ये 3 गुरु का मार्गदर्शन लेके मैं चल रहा हूं और बाकी के किसी चीज के लिए मैं कोशिश नहीं करता, नहीं किसी के पास झुकता। ये बाबा साहब की वाणी थी। और बाबा साहब जो आपके लिए काम किए, जो संविधान लिखा सबके लिए, सभी जाति धर्मों के लिए, देश के लिए लिखा, ये बहुत बड़ी बात है और इसको बचाने का फर्ज सबको है। अभी यहाँ पर कोई रिंग रोड बोले थे, वो नहीं हुआ। फूड पार्क का क्या हुआ मालूम नहीं। बाकी के जितने भी वायदे किए तुमको मालूम है, वो वायदे तो पूरे वायदे ही रहे इनके जमाने में। एक वायदा भी इन्होंने पूरा नहीं किया और आज हमारे सामने आके बोलते 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। अरे 55 साल तो थे हम, 70 साल हमारे नाम से। वो वाजपेयी के 6 साल भी हमारे में जोड़ देते हैं। देवेगौड़ा का 1 साल हमारे में जोड़ देते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी जोड़ देते हैं। सब जुड़ा के 70 साल में तुमने क्या किया। अरे हमने जो किया, संविधान बचाने का काम किया, लोकतंत्र बचाने का काम किया, इसीलिए तो तुम उस कुर्सी पे बैठे हो। मोदी साहब, आप जो कुर्सी पे बैठे हो वो बाबा साहब अंबेडकर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। अगर डेमोक्रेसी और संविधान नहीं रहता तो फिर वहीं बैठना पड़ता था। मैं एक लेबर का बेटा हूं और मैं भी एक ही बच्चा, मेरे घर में सब तो मर गए थे पुलिस एक्शन में। मेरी माँ मर गई, मेरे बहन मर गई, मेरे चाचा मर गए, क्योंकि हैदराबाद में बहुत बड़ा उस वक्त हादसा हुआ आज़ादी के वक्त। तब मेरे घर में पूरा मेरा घर भी जले गया। मैं उस वक्त 6 साल का था। सब मेरे परिवार के लोग चले गए। मैं और मेरे पिताजी 2 ही बचे थे। कहीं मैं खेल रहा था तो बच गया, मेरे पिताजी खेत में काम करे वो बच गए। बाकी पूरा
उजड़ गया मेरा घर, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं क्योंकि इस देश का संविधान मुझे बचाया है और इस देश का लोकतंत्र मुझे बचाया है। अगर लोकतंत्र नहीं होता, मैं 53 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर, मिनिस्टर, कांग्रेस अध्यक्ष, फिर ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष बनता था? नहीं, ये देन इस देश के डेमोक्रेसी को जाता है। और मोदी, तुमको भी वही मिला है जो हमने हिफाजत करके रखा है। तो वो हमको मत बोलो तुमने क्या किया, हमने सब कुछ किया। तुम रोज एक जो कोट बदल रहे ना, मेरा जैसा जैकेट, वो रोज 4-4 बदलते हैं। मेरा उतना कॉस्टली नहीं, बहुत जरा उतना महंगा नहीं, ठीक है, जो लोकली मिलता है वो लेते हैं। लेकिन उन्होंने तो हर चीज पे बोलते हैं, गरीबों की बात करते हैं, रोज कोट बदलते हैं और रोज इतने अपने बातों को बदल। मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। कल बोल रहे थे, आप देखे टीवी में, किसी एक को इंटरव्यू दे रहे थे, वो उन्होंने ये बोला कि गंगा माँ मुझे यहाँ लाई है, मैं एक गरीब माँ का बेटा हूँ, गंगा माँ ने मुझे यहाँ लाकर ये आज इतने ऊंचे पद पे मुझे भेजी है। ठीक है भाई, गंगा माँ लाई, हम आपका आदर करते हैं, गंगा माँ का आदर करते हैं, लेकिन आए क्यों यहाँ? गांधीनगर छोड़ के आए क्यों? गंगा माँ कहीं से भी आपको आशीर्वाद देती थी और ऊपर से गंगा माँ के इसलिए, और दूसरों को बोलते भागो मत, भागो मत। कहाँ भाग रहे भाई? ये रायबरेली 100 साल से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी की, नेहरू की, इंदिरा गांधी की, सोनिया गांधी की, राहुल गांधी, यहाँ 100 साल से जो लोग यहाँ से है, यहाँ लड़ रहे हैं, उनको बोलते भागो मत। तुम भाग के तो तुम आए, गुजरात से आकर एक यूपी में वाराणसी में बसे और हमको तुम ठिका रहे हो। ये सब बेकार की बातें हैं। हम इस देश के लोगों की हिफाजत करने के लिए और मदद करने के लिए हम आए हैं और हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ने वाली है। राहुल गांधी एक लड़ाकू आदमी है, इसीलिए हम सभी लोग उनकी मदद कर रहे हैं और उन्होंने देश की मदद कर रहे हैं। ये कहता हूं तो आप सभी लोग राहुल गांधी जी को चुन के लाएंगे, हाथ उठाओ। आपको शुक्रिया, क्योंकि आप सभी ने हाथ उठा के मेरे बात को आपने सपोर्ट किया। और मैं आखिरी एक ही बात बोलूंगा कि चंद लोगों को अच्छा लगे न लगे, लेकिन मुझे बोलना है, मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं लोगों के अंदर क्या अंडर करंट है। हम जीतने वाले हैं, बीजेपी भागने वाली है, सत्ता पे नहीं रहेगी। और इतना अहंकार उनमें आया है कि देश में ये हुकुमशाह जैसा बात करता है वैसा करते हैं। अरे भाई, तुम हुकुमशाह नहीं है, तुम अंबेडकर के संविधान जो बनाए उसके तहत तुमको यहाँ पर सरकार चलाना है। सरकार आपको मन मुताबिक चलाने का नहीं है। तो इसलिए मैं यही कहूंगा अपने सभी बांधवों को, बंधुओं को, माओं को, सबको, क्योंकि आपके लिए तो हमारे महिलाओं के लिए राहुल गांधी हमेशा लड़ते हैं और उसीलिए उन्होंने बोला पहला कदम मेरा माताओं के तरफ, 1 लाख रुपए उनको दिला के ही रहूंगा। तो एक नारा मैं लगाऊंगा, मैं कहूंगा मोदी हटाओ देश बचाओ। और आखिरी में बोलूंगा जय हिंद, जय हिंद। आपको भी बोला
मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी। आप सबको धन्यवाद। इतने धूप में भी आप बैठे हैं तो आप पक्के हैं, और आप बैठने से मेरे को इतना जोश आ गया कि मैं सबका जय बोलते, देश का जय बोलते आपका विदा लेता हूं। धन्यवाद, सबको नमस्कार और जय भीम। अब मैं आदरणीय सुरेंद्र विक्रम जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें और धन्यवाद दें और इस सभा का समापन करें। आज इस रायबरेली में हमारे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी रायबरेली की धरती पधारे हैं। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि रायबरेली राहुल गांधी को 5 लाख के पार वोटों से जिताएगी। मैं इसी के साथ आए हुए सभी सम्मानित कांग्रेसी जन और नेताओं और अपने इस रायबरेली के अपने कांग्रेस के सभी साथियों और माताओं बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इतनी धूप में आए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हम तुम्हारे